टॉपिक है वो लेसन 4 है, संधारित्र तथा धारिता। तो इस लेसन के मैं हर एक डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा। ये जो वीडियो है ये आपका पहला वीडियो है और ये आपका पहला डेरिवेशन होगा। तो प्रश्न आपका लिखा है कि आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने संयोजन वाले आवेश का पुनः वितरण। ठीक है, 3 प्रश्न है इसमें। पहला है आपका उभयनिष्ठ विभव, दूसरा आपका है ऊर्जा ह्रास और तीसरा आपका है स्थानांतरित आवेश। तो चलो पहले डेरिवेशन को हल करते हैं। उभयनिष्ठ विभव, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको एक फिगर बना लेना है। जैसे ये फिगर बना है ना, सेम ऐसे आपको 2 फिगर बना लेना है। अब आप इसकी रचना करोगे तो रचना कैसे करना है तो लो समझते हैं। चलो, तो यहाँ पे ये आप क्या देख रहे हो, ये आपके चालक है। ये आपका क्या है, ये आपका चालक है। तो लिखेंगे माना 2 चालक ए और बी है। माना 2 चालक ए और बी है। इनका देखो आकार जो है वो भिन्न है, मतलब ये एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, ये एक बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा होगा। मैंने तो साइज में सेम ऐसे ही बनाया है, पर आपको ये लिख देना है कि माना 2 चालक ए और बी है जिनके आकार भिन्न हैं। ठीक है, चालक ए को अगर हम Q1 आवेश देते हैं तो इसमें विभव V1 उत्पन्न हो जाएगा। चालक बी को अगर Q2 आवेश देते हैं तो इसमें विभव V2 उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिख देना है। और इनकी धारिताएं क्या है, C1 और C2 है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। क्या लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है माना 2 चालक है। ठीक है, माना 2 चालक है, हमने लिखा भी है। यहाँ पर देखो सवाल को तो हम हल करके ही बताएंगे। माना 2 चालक ए व बी हैं जिनके आकार भिन्न भिन्न हैं। चालक ए को Q1 आवेश देने पर विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर विभव V2 उत्पन्न हो जाता है। इनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। अब देखो करना क्या है। अब हम लिखते हैं ये जो पहला चालक है ना, इसके लिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखे आपको समझा रहे हैं। लिखेंगे पहले चालक के लिए। तो पहले चालक के लिए आपका क्या हो जाएगा, पहले चालक के लिए आप लिखोगे धारिता। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। तो C बराबर हो जाएगा आपका Q/V1। ठीक है, धारिता का फार्मूला क्या होता है, C और बटे में हो जाएगा आपका Q और यहाँ पर V हो जाएगा। ये होता है धारिता का फार्मूला। लेकिन जब यहाँ पर आप पहले चालक लिख रहे हो तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा V1। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे दूसरे चालक के लिए। दूसरे चालक के लिए धारिता C2 हो तो क्या फार्मूला हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा C2 बराबर Q1 Q2 और बटे में यहाँ पर V2 हो जाएगा। मतलब C2 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा Q2 और यहाँ पर V2 हो जाएगा। जब पहले चालक के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 रहेगा। दूसरे चालक के लिए लिखेंगे तो 2 2 और 2 होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर फार्मूला हो जाएगा कुल आवेश, मतलब क्या हो जाएगा Q1 प्लस में Q2 बटे में C1 प्लस में C2। हम करेंगे क्या, देखो फार्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है कुल आवेश। क्या होता है, कुल आवेश और बटे में होता है कुल धारिता। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देख रहे हैं Q1 प्लस में Q2, लेकिन Q1 का मान तो हमें पता नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम Q1 को रोक लेते हैं, Q1 को अगर हम रोक लेते हैं तो B1 को इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा C1, यहाँ पर B1। अगर यहाँ पर Q2 को हम रोक लेते हैं तो B2 को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा C2 और यहाँ पर हो जाएगा B2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब Q1 का जो वैल्यू आ जाएगा C1 B1 और Q2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा C2 B2। तो उभयनिष्ठ विभव आपका क्या हो जाएगा, V बराबर C1 B1 प्लस में C2 यहाँ पर B2 और बटे में हो जाएगा आपका C1 प्लस में C2। तो ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, पर आपको पेपर में कैसे लिखना है ना वो चलो समझते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले
माना दो चालक ए व बी हैं जिनके आकार भिन्न भिन्न है। चालक ए को Q1 आवेश देने पर विभव B1 तथा चालक B को Q2 आवेश देने पर विभव B2 उत्पन्न हो जाता है। इनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। तो हमने क्या लिखा है, पहले चालक या संधारित्र के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, C बटे में Q अपान B। लेकिन पहले चालक के लिए तो C1 Q1 बटे में B1। अगर Q1 को हम रोक लेते हैं तो B1 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा C1 इंटू B1 हो जाएगा। मतलब Q1 का वैल्यू आ गया C1 B1। दूसरे चालक संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा Q2 इंटू B2। अगर Q2 को हम रोक लेते हैं तो B2 इधर गुणा ही तो होगा, तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू B2। अब आवेशों का आप क्या करते हैं, पुनर्वितरण, मतलब आवेश को एक दूसरे में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आपका हो जाएगा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे में कुल धारिता। कुल आवेश क्या है Q1 प्लस में Q2 और कुल धारिता क्या है C1 प्लस में C2। तो फार्मूला आपका क्या निकल के आएगा, B बराबर Q1 का वैल्यू लिखेंगे C1 B1 प्लस C2 B2 और पूरे के बटे में हो जाएगा C1 प्लस में C2। तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे आप लिखोगे आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश क्या हो जाएगा Q1 तथा Q2 हो। तो अब आगे क्या करेंगे, चलो समझते हैं। जब आवेशों का पुनर्वितरण कर देंगे तो आवेश को हम मान लेते हैं Q'1 रहा होगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा C1 और विभव अब समान हो जाएगा तो B हो जाएगा। और ये हो जाएगा Q2, यहाँ पे डैश लग जाएगा, यहाँ पे डैश लग जाएगा, यहाँ पर Q2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा C2 और यहाँ पर V हो जाएगा। अब आपका जब पुनर्वितरण कर दोगे तो विभव जो होगा वो समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q'1 बटे में Q', यहाँ पर 2 बराबर C1 B बटे में C2 V। ये B से ये B कट जाएगा, मतलब आ जाएगा Q'1 और यहाँ पर Q'2 बराबर C1 बटे में C2, ठीक है। ये इतना आपको करना है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा भी है Q'1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू B1, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। Q'2 बराबर हो जाएगा C2B, समीकरण सेकंड हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर, तो भाग करेंगे Q'1 बटे में Q'2 बराबर C1B बटे में C2B। B से B कट जाएगा, Q'1 बटे में Q'2 बराबर हो जाएगा C1 बटे में C2। यहाँ तक आपका पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन लिख भी देंगे कि आवेशों के पुनः वितरण के पश्चात आवेशों, देखो ये लिखा है आवेशों और ये चालक की धारिताओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या लिखे हो कि जब आवेश को हम पुनर्वितरण मतलब एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका हो गया पहला डेरिवेशन सिद्ध हो गया। अब हमें करना है दूसरा डेरिवेशन। तो दूसरा डेरिवेशन क्या लिखा, ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस। हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहले चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, फार्मूला होगा U बराबर 1/2, पहले चालक के लिए लिखिए ना, तो क्या हो जाएगा C1 B1 का स्क्वायर। तो दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा U2 क्या होगी 1/2, यहाँ पे C2 यहाँ पे B2 का स्क्वायर। ये U1 बराबर क्या होगा 1/2 C1 B1 का स्क्वायर, U2 बराबर 1/2 C2 B2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम निकालते हैं कुल संयुक्त स्थितिज ऊर्जा। अगर दोनों ऊर्जा को जोड़ देखें तो U बराबर हो जाएगा U1 प्लस में U2, यहाँ जोड़ भी दे रहे हैं। U बराबर U1 का वैल्यू लिखेंगे 1/2, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। U1 को हमने क्या माना था, हमने माना 1/2 C1 यहाँ पर B1 का स्क्वायर। U2 को हमने माना है 1/2 यहाँ पर C2 B2 का स्क्वायर। तो U बराबर आपका हो जाएगा U1 प्लस में U2 हो जाएगा। तो U बराबर यहाँ पर 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 C2 B2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर U करेंगे कॉमन, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर C1 B1 का स्क्वायर प्लस में C2 और B2 का स्क्वायर।
यहाँ तक हम कैसे किए हैं वो आप देख लीजिए। तो देखो यहाँ तक ऐसे ही सेम हुआ है, 1/2 हो गया है C1 B1 का स्क्वायर प्लस में C2 B2 का स्क्वायर। लेकिन ये तब होगा जब दोनों आवेश, दोनों जो चालक हैं वो अलग अलग होंगे। अब क्या करते हैं, आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात जब आवेश का पुनर्वितरण करते हैं तो जो B1 है और B2 है ये क्या हो रहा जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आवेश का जब पुनर्वितरण किए थे पहले भी डेरिवेशन में तो हम B को बराबर लिखे थे, तो वही होगा यहाँ पर B बराबर हो जाएगा B1 B2 बराबर में 1 हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ थोड़ा से समझते हैं। तो U बराबर हो जाएगा आपका, जब आपका B1 बराबर B2, इन दोनों की जगह पे आप क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा C1, ये हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस में C2, ये हो जाएगा B का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया U बराबर 1/2, ये B दोनों में कॉमन हो रहा है तो B स्क्वायर बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा C1 प्लस में यहाँ पर हो गया C2 हो गया। और समीकरण फर्स्ट में आपने कुछ लिखा था, जब पहला डेरिवेशन सिद्ध किए थे V बराबर लिखे थे C1 B1 प्लस में C2 B2 और बटे में लिखे थे C1 प्लस में C2, याद है अभी पहले सिद्ध किए थे ना। तो V की जगह पे अब ये सारी वैल्यू उठाकर रखेंगे। तो चलो ये सारी वैल्यू उठाकर रखते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा था, यहाँ पर आपका लिखा था U बराबर 1/2, B की जगह वैल्यू उठा के रखेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा C1 B1 प्लस में C2, यहाँ पर B2 और बटे में C1 प्लस में C2 पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपका क्या बचा था, तो यहाँ पर आपका क्या बचा है, ये बचा है C1 प्लस में C2, ये हो जाएगा C1 प्लस में C2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये पूरे पद पे क्या लगा, स्क्वायर लगा है, तो तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं U बराबर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा C1 B1 प्लस में C2 B2 का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा C1 प्लस में C2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया C1 प्लस में C2। तो ये एक पद से एक पद यहाँ पर कट जाएगा। U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो गया C1 B1 प्लस में C2 B2 का स्क्वायर और बटे में आ गया C1 प्लस में C2। यहाँ तक आपका हो जाएगा जब आवेश का पुनर्वितरण कर देंगे तब। तो पहले यहाँ तक हम कैसे किए हैं वो समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने विस्तार से बता दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, B1 और B2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V के। तो U बराबर 1/2 C1 B का स्क्वायर प्लस C2 B का स्क्वायर हो जाएगा। U बराबर 1/2, यहाँ पे देखो B कॉमन हो रहा है तो B स्क्वायर बाहर ले लेंगे, C1 प्लस में C2। अब यहाँ पर जो ये V का वैल्यू है ना, ये तो हो गया C1 प्लस में C2, ये वाला B का वैल्यू समीकरण जो फर्स्ट सिद्ध किए थे पहला डेरिवेशन वह उठा के रखेंगे तो एक स्क्वायर से एक पद तो कट जाएगा, पर ऊपर C1 B1 प्लस C2 B2 का स्क्वायर और बटे में C1 प्लस में C2 बच जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊर्जा हास, और ऊर्जा हास का फार्मूला क्या होता है, U माइनस U डैश। ठीक है, इस वाले पद को हम क्या मानेंगे, पहले वाले को U माने थे, इसको हम U डैश मान लेते हैं। यहाँ पर U डैश, यहाँ पर U डैश, यहाँ पर U डैश, यहाँ पर U डैश हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा हास U का वैल्यू पहले निकाले थे और U डैश ये आपका आ गया। अब इन दोनों को घटा देते हैं। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको U लिखना है बराबर में, यहाँ पर U लिखना है माइनस में U डैश लिखना है। तो U बराबर हो जाएगा आपका, U का वैल्यू कितना था, 1/2 था, यहाँ पे C1 था, B1 था प्लस में C2, यहाँ पर V2 और बटे में आपका कितना था, C1 प्लस में C2 था। ठीक है, तो पहले इसमें जैसे हम लिखें ये आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर U माइनस में U डैश था, U का वैल्यू ये हमने अभी निकाला था 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस U डैश का वैल्यू 1/2 C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर और पूरे के बटे में C1 प्लस में C2। अब इसका गुणा भाग आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा से हम हल करते हैं। यहाँ पर U हो जाएगा बराबर U माइनस में U डैश हो जाएगा। तो U बराबर U का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा C1 B1 का स्क्वायर प्लस में C2 और यहाँ पर B2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, देखो यहाँ सेम ऐसे लिखा ना, C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ ब्रेकर लगा देते हैं, C1 B1 प्लस में C2 B2 पूरे का होल स्क्वायर, और बटे में आपका लिखा है C1 प्लस में C2। 1/2 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, u बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ बड़ा सा ब्रेकर लगाते हैं, ये हो जाएगा C1 B1 का स्क्वायर प्लस में C2 B2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको खोलेंगे फार्मूले में a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस में 2 C1 B1 C2 B2, और बटे में आपका हो जाएगा C1 प्लस में C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया u बराबर 1/2 हो गया। ये C1 प्लस C2 को इधर गुणा करेंगे तो C1 को अगर इसमें गुणा करोगे हो जाएगा C1, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर भी C1, तो C1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये C1 को गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा C1 C2 B2 का स्क्वायर हो जाएगा। C2 को इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस में C1 C2 B1 का स्क्वायर हो जाएगा। C2 को इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों पद को इन दोनों पद में गुणा कराएंगे, ये माइनस है, इसे खोलेंगे सारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, माइनस में 2 C1 B1 C2 B2, और पूरे के बटे में आ जाएगा C1 प्लस में C2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू कट रही है, वो आपको ढूंढना है। C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर लिखा है C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, u बराबर 1/2, ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं C1 प्लस में C2, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे बचेगा C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस में C1 C2 B1 का स्क्वायर माइनस में 2 C1 C2 B1 B2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बन रहा है, लेकिन कब, जब यहाँ कॉमन करेंगे। C1 C2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम C1 और C2 कर लेते हैं कॉमन, यहाँ C1 प्लस में C2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर माइनस में 2 B1 B2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका u बराबर 1/2 C1 C2, और यहाँ पर C1 प्लस में C2, ये फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब किसका, B1 माइनस B2 का स्क्वायर का। तो u बराबर हो जाएगा आपका C1 C2 ब्रैकेट में B1 माइनस में B2 पूरे का होल स्क्वायर, और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे C1 प्लस में C2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जितना चीज़ें हमने किया है ना, यहाँ पर हमने लिखा है, और वैसे भी जो मैंने कैलकुलेट किया सेम यहाँ पे पूरा जो प्रोग्रेस लिखा है ना, मुझे पता था यहाँ पर पहले से हम लिखे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि ये सारी चीज़ें जो हमने हल किया है ना, कैसे कहाँ से आया है। तो जो मैंने बताया वही यहाँ पर पूरा लिखा है, आपको बस साफ साफ लिखना है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं लिखोगे ना तो ज़रूर एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो हमारा क्या निकल के आया, देखो यहाँ पर यही तो निकल के आया है कि u माइनस में u डैश, मतलब जो ऊर्जा हास आ रहा है वो 1/2 C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में C1 प्लस में C2 निकल कर आया है। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको तीसरा टॉपिक क्लियर करना है, जिसका नाम था स्थानांतरित आवेश। ठीक है, ये तो सिंपल है, मैं यहीं पर ही हल कर दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा, स्थानांतरित आवेश, पहले आवेश कितना था Q, बाद में जब आवेश स्थानांतरित हुआ तो मान लेते हैं Q डैश स्थानांतरित हुआ होगा। तो जब आवेश Q था, इसे Q1 मान के चलेंगे, यहाँ पर Q1 हो जाएगा, या Q डैश 1 हो जाएगा। जब Q1 मान के चलोगे ना तो Q1 का मान क्या था, C1 इंटू B1, और Q डैश का मान क्या था, C1 इंटू B, यही तो था ना। तो ये कैसे आपको हल करना है, अब वो चीज़ हम समझते हैं। पहले आवेश कितना था, पहले आवेश Q था, Q1 था, बाद में आवेश Q डैश 1 स्थानांतरित हो गया था,
तो Q1 का वैल्यू कितना है C1 इंटू B1, Q डैश वैल्यू का वैल्यू कितना है C1 इंटू V। यहाँ पे देखो C1 कॉमन हो रहा है, C1 करेंगे कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा V1 माइनस में V हो जाएगा, तो यहाँ पर C1 हो गया, यहाँ पर V1 हो गया, और V का वैल्यू कितना था C1 V1 प्लस में C2 B2 पूरे के बटे में C1 प्लस में C2। उभयनिष्ठ विभव जो हमने सबसे पहले निकाला था उसी का वैल्यू रखिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा C1, इसको इधर गुणा करेंगे बटे में करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा C1 B1, C2 को इधर गुणा करेंगे प्लस में C2 B1 माइनस में यहाँ पर C1 B1 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस ये भी बदल जाएगा, माइनस में C2 B2 और पूरे के बटे में C1 प्लस में C2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कट रहा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी कट रही है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे C1 और ब्रैकेट में हो जाएगा C2 B1 माइनस C2 यहाँ पर B2 बटे में C1 प्लस में C2। हम करेंगे क्या, देखो C2 कॉमन हो रहा है ना, तो C1 और C2 को कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा B1 माइनस में B2 और पूरे के बटे में C1 प्लस में C2। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो देख लो यहाँ पर यही तो हमने किया यहाँ पर। तो जो कैलकुलेस हमने बताया सेम वही आपको करना है, और जब वो कैलकुलेस आप करोगे तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो देर मत कीजिए, तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। ऊपर आई बटन है जहां पर आप जाकर पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन को देख सकते हैं। आज पहले इस वीडियो में हम कुछ फार्मूले हैं, कुछ मतलब परिभाषाएं हैं जो बहुत बार पेपर में आई है, उन सारी परिभाषाओं को बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे आपको, और इसका याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो पहला आपका जो डिफिनेशन है वो है संधारित्र। संधारित्र से आप क्या समझते हैं, तो एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है कि विद्युत उपकरण में आवेशों को संग्रहित करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे हम संधारित्र कहते हैं। तो आपको क्या याद करना है, संधारित्र किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत उपकरण में आवेश को संग्रहित करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे संधारित्र कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। प्रेजेंट टाइम में जितने भी उपकरण बन रहे, चाहे पंखा ले लो, मोटर ले लो, प्रेस ले लो, ये सारे के सारे उपकरण में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि विद्युत उपकरण में आवेश को संग्रहित करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसे संधारित्र कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या लिखा है, धारिता। धारिता से आप क्या समझते हैं, तो धारिता से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या लिखना है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है कि किसी भी चालक द्वारा अगर हम आवेश को ग्रहण करते हैं तो इसकी क्षमता को ही हम धारिता कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान में V, मतलब धारिता का जो फार्मूला होगा कूलाम प्रति में वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, धारिता बराबर आवेश बटे में विभवांतर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप जितना भी डेरिवेशन करोगे ना, इस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। मतलब धारिता का जो फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा C बराबर Q अपान में V और मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। इसका बीमा भी आपको पता होना चाहिए, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4, a का पावर 2। ये बीमा भी बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि धारिता की बीमा क्या होगी, तो धारिता की बीमा भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला डिफिनेशन है आपका परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम अभी डेरिवेशन होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ को अगर हम संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखते हैं तो उसके प्रत्येक अणु का एक ध्रुव धनावेशित तथा एक ध्रुव ऋणावेशित हो जाता है। इसी घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। मान लो आपको नहीं याद हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है,
कोई भी परावैद्युत पदार्थ, यहाँ पर मोम रख सकते हैं, कागज रख सकते हैं, कुछ भी, अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा है तो इसका जो एक सिरा होता है ना वो धनावेशित हो जाता है और दूसरा सिरा क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। और इसी घटना को हम परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। बस आपको यही तो लिखना है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उसके प्रत्येक अणु का एक ध्रुव धनावेशित तथा एक ध्रुव ऋणावेशित हो जाता है, तो इसी घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, ये परिभाषा बहुत बार पेपर में आई है और लोग इस परिभाषा को नहीं याद कर पाते। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है, एक प्लेट यहाँ पर होगी, एक प्लेट यहाँ पर होगी, इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखेंगे। परावैद्युत जो पदार्थ होगा उसमें ध्रुव भी तो होंगे, मान लो इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, पहला ध्रुव जो होता है वो धनावेशित हो जा रहा है और दूसरा सिरा प्रत्येक अणु की, ये नहीं कि बस एक हो गया, ये जितने भी अणु, इसका भी पहला, इसका भी दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला प्लस तो इसका माइनस, इसका पहला प्लस इसका माइनस, सारे के सारे अणुओं में यही क्वालिटी है कि उसका एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो ये डिफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। अगला आपको क्या लिखा, परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में हम समझेंगे, क्या लिखना है आपको और कैसे लिखना है। किसी संधारित्र प्लेटों के बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। फिर से प्रश्न वही आ गया कि किसी भी संधारित्र प्लेटों के बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल, मतलब संधारित्र की प्लेट लेते हैं और उसके बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, मतलब कोई भी अगर परावैद्युत पदार्थ उसमें रखा है बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। ठीक है, मान लो हम बिजली का प्रवाह प्रवाहित करते हैं और वो विद्युत प्रवाह को सहन कर पा रहा है तो उसे ही हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से लिखना है पेपर में। लास्ट है आपका भंजक विभवांतर। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि वह अधिकतम विभवांतर जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना किसी भंजन के सहन कर सकता है भंजक विभवांतर कहलाता है। सेम इसके ऊपर वाला डिफिनेशन, उसमें आपने क्या लिखा था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना किसी वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, और यहाँ पर भी आपको वही लिखना है कि वह अधिकतम विभवांतर जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना किसी भंजन के सहन कर सकता है भंजक विभवांतर कहलाता है। तो ये 6 डिफिनेशन है जो इस लेसन से बहुत बार पूछी गई है, और भी अगर आपको किसी डिफिनेशन को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उस डिफिनेशन को भी हम बहुत सारा तरीके से लिखकर आपको बता देंगे। आई होप आपको ये 6 के 6 डिफिनेशन, 5 डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।